हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गैस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखे थे। पिछले वीडियो में हमने क्लोज सिस्टम के पीवाईक्यू देखे थे और लगभग 17 से 18 पीवाईक्यू हमने देख लिए थे। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आगे के जो भी बचे हुए पीवाईक्यू हैं, जो भी हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पीवाईक्यू आए हैं, वो सारे पीवाईक्यू हम करने वाले हैं पीछे से 10 से 15 सालों में। ठीक है, तो हमारे पास पीछे के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, आपने शायद देख भी लिए होंगे और आपको सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, और कोई क्वेश्चन में डाउट था तो वो डाउट पूछ भी लिया होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन ए लार्ज रिजर्वोयर आर 400 केल्विन एंड 3 बार। ठीक है, a converging nozzle of exit area 0.005 meter square is fitted to the wall of the reservoir as shown in the figure. The static pressure of the exit section of for isentropic flow through the nozzle is 50 kilopascal. The characteristic gas constant and ratio of specific heats हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये वाली जो साइड है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है कि ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये क्या है, एक बड़ा सा रिजर्वोयर, बड़ा सा लार्ज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लार्ज रिजर्वोयर। और रिजर्वोयर का मीनिंग ही क्या होता है कि वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यानी कि अब अगर आपने उसको नोजल लगा रखी है तो इधर आप इसकी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते कि इसमें कितना पानी है, लाख लीटर, 2 लाख लीटर, 1000 लीटर, 5 लाख लीटर। ठीक है, तो इधर आप इसकी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते। उसका टेम्परेचर और प्रेशर उन लोगों ने बताया है, वो कितना है, 400 केल्विन बताया है और 3 बार बताया है। ठीक है, फिर क्या बताया है कि नोजल का एग्जिट एरिया, वो एग्जिट एरिया कितना है, 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है कि द स्टैटिक प्रेशर ऑफ एयर एट द एग्जिट सेक्शन ऑफ आइसेंट्रोपिक फ्लो। और यहाँ पे उन्होंने फ्लो को भी बताया है, आइसेंट्रोपिक फ्लो, आइसेंट्रिपिक आइसो सॉरी आइसेंट्रोपिक फ्लो बोलो या फिर एडियाबेटिक फ्लो। ठीक है, तो हम आइसेंट्रोपिक को ही क्या मानते हैं, एडियाबेटिक मानते हैं। तो नोजल कितना दिया हुआ है, 50 किलो पास्कल, यानी कि एग्जिट पे उसने प्रेशर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 50 किलो पास्कल। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड रेशियो हमको दिया है, हमको पूछा द डेंसिटी ऑफ एयर एट द नोजल एग्जिट इज, हमको डेंसिटी पूछी है नोजल के एग्जिट पे। ठीक है, तो नोजल के एग्जिट पे डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी। अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये आइडियल गैस मानेंगे। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू MRT, और M के नीचे V चला गया तो ये रो बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू रो आर टी, और यहाँ से क्या होगा, P इज इक्वल्स रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P बाई आर। ठीक है, अब हमको कैसे भी यहाँ का एग्जिट का प्रेशर पता चल जाए। तो एग्जिट का प्रेशर तो हमको पता है, वो कितना दिया है, 50 किलो पास्कल। एग्जिट का प्रेशर हमको पता है, आर हमको पता है, सिर्फ हमको क्या नहीं पता है, सिर्फ हमको टी नहीं पता है। तो टी नहीं पता है, तो अगर यहाँ से टी कैलकुलेट कर लें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और टी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसीलिए उसने ये नाम दिया है आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो जो आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है वहां कौन सी चीजें लगती हैं, एडियाबेटिक के लिए जो चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, T2/T1 रिलेशन पढ़े थे तीन। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 गामा माइनस 1/गामा। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, एक पढ़ा था क्या, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। ठीक है, एक पढ़ा था टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, और एक ये था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टी टू हमको फाइंड करना है। टी1 उसने दिया हुआ है 400 केल्विन, P2 उसने दिया हुआ है 50, और P1 3 मत लिख लेना क्योंकि 3 बार है। तो 3 किलो पास्कल करोगे बार को तो ये हो जाएगा 300 किलो पास्कल। ठीक है, तो ऐसे नहीं है ऊपर लिख दिया किलो पास्कल में, नीचे लिख दिया बार में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो क्या होता है, गामा होता है। तो 1.4 माइनस 1/1.4। तो यहाँ से T2 कैलकुलेट करो कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेटर उठाओ और करो।
तो ये आ जाएगा 50/300 की पावर 0.4 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 400। तो ये आ जाएगा आपके पास, मेरा आ रहा है 239.73। ठीक है, आ गई बात समझ में, केल्विन। अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास रो आराम से आ जाएगा। तो रो कितना आ जाएगा, ये है 50 किलो पास्कल। आर है हमारे पास 0.287 इंटू ये कितना है 239.73। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो 60 से। ये वैल्यू आएगी 0.726। ठीक है, 0.726, किसी की 0.27 आ रही होगी, 8 आ रही होगी, 5 आ रही होगी, वो चलेगा। ठीक है, तो इतना केजी पर मीटर क्यूब आपकी क्या है, डेंसिटी होगी एयर की। कहाँ पे, इस एग्जिट पे। आई बात समझ में, इस एग्जिट पे 0.726 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0.272। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, इतना डेंसिटी इसका आएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है, द मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल। अब मास फ्लो रेट पूछा है, हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास एरिया है, सब चीजें हमारे पास हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, इधर हम अपना स्टडी स्टेट कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो एसएफई लगाओगे, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है क्योंकि ये क्या है, ओपन सिस्टम। अगर क्लोज होता तो वॉल्यूम की मदद से डेंसिटी थी हमारे पास, उससे निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, ये ओपन सिस्टम है तो क्या लगेगा, एस एफ ई ई, एस एफ ई लगेगा। ठीक है, और एस एफ ई लगेगा तो आपको पता है नोजल में क्यू क्या होता है, जीरो होता है, डब्ल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जब तक बोला ना जाए तब तक क्यू और डब्ल्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं, h1 प्लस c1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस छोटा क्यू। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या नहीं लेके चल रहा हूँ, m लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं क्या नहीं लेके चल रहा हूँ, m नहीं लेके चल रहा हूँ। हमको क्या निकालना है, मास फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट क्या होती है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं v से लिखता हूँ तो v से लिख लो, c से लिखना है तो c से लिख लो। ठीक है, तो मैं पीछे v से लिखता आ रहा हूँ तो v से ही लिख लेते हैं, दोनों चलते हैं। c भी यूज करते हैं हम लोग, v1 स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे भी क्या लिख लो, v। हमको एग्जिट पे निकालना है, तो रो एग्जिट पे, रो एरिया 2 पे और v2 का 2। ठीक है, और ये छोटा क्यों, मैं m लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमारे पास रो है, एरिया है, बस वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे m डॉट की कोई जरूरत नहीं है, और m डॉट दिया भी नहीं है, m डॉट तो पूछा गया है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2000। gz1 वाली टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे कोई जरूरी नहीं है, और ये छोटा w। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो ही जाना है, ये कितना हो जाना है, जीरो हो ही जाना है, और ये कितना हो जाना है, V1। मैंने क्या बोला, ये इतना बड़ा रिजर्वोयर का मतलब ही होता है इतना बड़ा कि उसके अंदर आप कोई चेंज देख ही नहीं पाओगे। तो उसकी वेलोसिटी से तो कहाँ ही देख पाओगे, उसमें कुछ कम होने वाला नहीं है। ये लाइक क्या है, समुंदर। समुंदर में से आपने 2-3 बाल्टी पानी का निकाल लिया तो आप उसका बता पाओगे कि कितना वो नीचे गया है, कितना ऊपर गया है, नहीं बता पाओगे। तो सेम वही है कि जहाँ रिजर्वोयर, जहाँ नाम लिया जाए, उसकी आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इधर h1 आ जाएगा, इधर h2 आ जाएगा, प्लस इधर v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000, और v2 ही तो हमको निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, h2, सॉरी, h1 माइनस h2, और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन 2000। तो h1 को क्या लिखते हैं, h1 माइनस h2 को cp t1 माइनस t2। ठीक है, तो क्या लिखोगे, cp t1 माइनस और इंटू ये 2000 है ही अपना, ये क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो cp t1 t2। cp दिया होगा उसने, r दिया है तो cp निकल जाएगा,
आर दिया तो सीपी कैसे निकलेगा, बोलो। या फिर सीपी ऐसे निकालो, आर बार, सॉरी, आर गामा आर बार अपॉन एम गामा माइनस 1। या फिर कैसे निकालोगे, आर अपॉन गामा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 0.287 अपॉन 0.4। ये कितना आ जाएगा, करो इसको, 1.4 इंटू 0.287 डिवाइड बाई 0.4, यह आ जाएगा 1.0045। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1.0045। T1 माइनस T2 कितना है, T1 था 400 और T2 अभी आया था 239, तो ये था 400 माइनस 239.73 इंटू 2000 का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, V2। तो यहाँ से V2 निकालो, 400 माइनस 239.73 इंटू 2000 इंटू 1.0045 की पावर 0.5, ये आ जाएगा आपके पास 567.43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाल ली, और वेलोसिटी निकाली तो अब तीनों टर्म है हमारे पास, डेंसिटी भी है, वेलोसिटी भी है, और एरिया भी है। तो डेंसिटी कितनी आई थी, 0.727, वेलोसिटी कितनी आई है, 567.43, एरिया दिया हुआ था 0.005, तो उसको करो, यह हो जाएगा 0.005 इंटू 0.727, तो यह आ जाएगा 2.06 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.06, तो 2.06 यानी कि डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार सिर्फ यहाँ तक ना पूछ के सिर्फ वेलोसिटी पूछ लेता है कि एग्जिट पे वेलोसिटी बताओ, तो आपको सिर्फ यहीं तक करना रहता है, और अगर मास भी पूछा है तो मास होता है रो वी ए। आई बात समझ में। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ए कंप्रेसर अंडरगो ए रिवर्सिबल स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो दिया हुआ है, रिवर्सिबल दिया हुआ है। द गैस एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ कंप्रेसर इज designated as state 1 and state 2 respectively. Potential and kinetic energies changes are to be ignored. The following notations are used. V है specific volume, P है pressure of the gas, the specific work required to be supplied to the compressor for this compression process is। हमको क्या पूछा गया है कि हमारे पास कंप्रेशन प्रोसेस के लिए कितना वर्क लगेगा। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला हम याद करते हैं, डेरिवेशन से निकालोगे, काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, इसका सीधा फॉर्मूला हम याद करते हैं कि ऐसे होता है, और हमको वर्क पूछा जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू वी डी पी। पी डीवी का उल्टा होता है, वहां पे क्या होता है, क्लोज वर्क होता है, तो वहां पे क्या होता है, पी डीवी का इंटीग्रेशन होता है, वही यहाँ पे होता है वी डी पी का इंटीग्रेशन होता है 1 से 2। तो ये क्या था, ये क्लोज के लिए है, ठीक है, ये क्लोज के लिए है, और ये किसके लिए है, ओपन के लिए है। तो बी आंसर अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है कि क्लोज के लिए क्या होता है, पीडीवी का इंटीग्रेशन होता है, और आपके पास ओपन के लिए क्या होता है, वीडीपी। कंप्रेसर कैसा सिस्टम है, कंप्रेसर एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। अब क्या है, द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ स्टीम एडियाबेटिक हमको बोला गया है। ये चीजें है ना, बहुत ध्यान है, प्रोसेस का बहुत ध्यान रखना कि कौन सा प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसने छुपा रखी होगी तो वो इसी प्रोसेस के अंदर छुपा रखी होगी। मतलब मान लो चार चीजें इधर दी हैं, ठीक है, चार चीजें इधर दी हैं, अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कम से कम कुछ ना कुछ एक चीज तो निकालनी पड़ेगी, और वो एक चीज सिर्फ इन्हीं प्रोसेस की वजह से निकलेगी। उसने या तो कोई ऐसा वर्ड दिया होगा जिस वर्ड में कुछ छुपा होगा, जैसे वहां पे मतलब बोल दिया कि
चारों तरफ से आइसोलेटेड है तो वहां पे क्यू जीरो हो गया, एडियाबेटिक है तो क्यू जीरो हो गया। ऐसी टर्म क्या होगी उसने दी हुई होगी, तो वो बहुत ध्यान रखना। अब जैसे एडियाबेटिक दिया हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हमको जरूरत पड़ गया तो हम क्या लगा लेंगे आराम से, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो द फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू द टरबाइन इज 20 kg पर सेकेंड। पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन हमको पूछा है, तो यहाँ पे उसने मास फ्लो रेट दिया हुआ है, और मास फ्लो रेट दिया हुआ है तो 20 kg पर सेकेंड। और टरबाइन हमारा क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और कंप्रेसर हमारा क्या होता है, पावर क्या करता है, वो पावर लेता है, और टरबाइन क्या करता है, पावर हमको देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन है दोनों के दोनों, कंप्रेसर भी ओपन सिस्टम होता है, टरबाइन भी ओपन सिस्टम होता है, तो दोनों तरफ लगाओ m डॉट h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस gz1 अपॉन 1000 प्लस माइनस q। ठीक है, इज इक्वल टू m डॉट h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस gz2 अपॉन 1000 प्लस माइनस w। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रखो, तो m डॉट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, m डॉट दिया हुआ है 20, h1 हमको कितना दिया गया है 3200 प्लस v1 हमको दिया हुआ है 160, c1 को ही v1 बोलते हैं, तो 160 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस यहाँ पे z वाली टर्म भी है, यहाँ पे है 10 मीटर और यहाँ पे 6 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर z की टर्म भी है, तो 9.81 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000 प्लस माइनस क्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है क्योंकि क्या है, एडियाबेटिक सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना उसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। एम डॉट क्या हुआ है 20 है, एच टू कितना है 2600 प्लस 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 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस gz1 9.81 इंटू 6 डिवाइड बाई 1000 प्लस माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे आएगा प्लस क्योंकि टरबाइन हमको क्या देता है, वर्क देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे अब ये वाली कैलकुलेशन आप कर लो, तो करोगे तो कितना आएगा, जल्दी करो, बस कैलकुलेशन का खेल है, बाकी तो आप कर लोगे आराम से। 160 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस 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 इंटू 20, तो ये इधर वाला आ जाएगा 64257.962 इक्वल्स टू इधर वाला कितना आ जाएगा, करो 9.81 इंटू 6 डिवाइड बाई 1000 प्लस 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 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस प्लस 2600 इंटू 20, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 52101.1772 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हो जाएगा 65425.7.962 माइनस 52101.1772, तो ये हो जाएगा आपके पास 121.56.78 किलो वाट। ठीक है, ये किलो वाट है, हमको किस में पूछा गया है, यहाँ पे देखो मेगावाट, तो मेगा इसके अंदर 3 का डिवाइड करोगे 10 टू द पावर 3 1.156 मेगा वाट, तो 12.156 यानी कि 157 आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा भी गलती करोगे, अगर हमेशा हमको नॉर्मली जनरली क्या याद रहता है कि एलिवेशन बराबर है, लेकिन यहाँ पे अंतर है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, खुद से ज्ञान भिड़ा लेते हैं। खुद से ज्ञान क्या भिड़ाते हैं
कि यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 10 है, मतलब लगभग सेम सा ही है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, कौन कैलकुलेशन करेगा, ये उनका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो सारी चीजों को ध्यान से पुट करना है और ध्यान से पुट करके ये वाली आंसर आपकी आनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, assume the above turbine to be part of a simple Rankine cycle. The density of water at the inlet of the pump is 1000. Ignore kinetic and potential energy effect. The specific work supplied to the pump. तो specific work हमको पूछा है, तो अभी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, WP, और WP क्या हो जाएगा, VdP का इंटीग्रेशन पढ़ के आए थे अभी अभी, तो वो क्या हो जाएगा, V बाहर है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और P1 माइनस P2, 1 से 2। ठीक है, तो P1 माइनस P2, तो स्पेसिफिक वर्क पूछा है, तो स्पेसिफिक हमने क्या लिया, वॉल्यूम लिया, जिससे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1/रो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, देखो 3 मेगा पास्कल है, तो 3000 किलो पास्कल, माइनस P2 दिया हुआ है 70 किलो पास्कल, तो 70 को 70 रख दो, और डिवाइड में क्या रख दो, 1000, यानी कि हमारा 1000। तो ये कितना हो जाएगा, कर लो इसको, 3 माइनस 70 डिवाइड बाई 1000, तो 2.93, तो ये आ जाएगा 2.93 किलो जूल पर केजी। आई बात समझ में, तो ये आ जाएगा 2.930 किलो जूल पर केजी। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या था, देखो ध्यान से समझना तीन चीज को। मैं तीन टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट लो पे। पहला क्या था, पहला था क्लोज सिस्टम, दूसरा क्या था, ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम के अंदर हमने दो चीजें देखी हैं, स्टडी फ्लो और दूसरा है अनस्टडी फ्लो। ठीक है, तो जो क्लोज, अब हमको क्वेश्चन आ गया सामने, ऐसा तो है नहीं कि लाइन से क्वेश्चन आएगा कि पहले ऊपर आएगा क्लोज सिस्टम का फिर ओपन सिस्टम का। एग्जाम में क्या होगा, रेंडम क्वेश्चन आएगा। तो अब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के हमको कैसे पता लगेगा कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता करना है क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्लोज सिस्टम, या तो वो खुद से ही क्लोज सिस्टम लिख देगा, या वो क्या देगा आपको, कोई भी ऐसी चीज नहीं देगा जिसमें क्या हो रहा हो कि मास, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखेगा कि मास एंटरिंग इतना, मास आउट इतना, वो सिंपल इतना लिखेगा, ए सिस्टम कैरीड 6 kg ऑफ एयर, 6 kg N2, 6 kg मतलब 5 kg, कुछ फलान सिंह ढिकान सिंह कुछ भी लिखेगा, लेकिन वो आपको क्वांटिटी क्या देगा, फिक्स देगा। तो वहां से आपको क्या पता लगेगा, ये क्लोज सिस्टम है। दूसरा, ओपन सिस्टम के अंदर क्या देगा, वो आपको मास फ्लो रेट देगा, जो भी मास देगा वो आपको किसके रूप में देगा, फ्लो रेट के रूप में, यानी कि आपका 10 kg पर सेकंड से अंदर आ रहा है, 20 kg पर सेकंड से अंदर आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं दिया तो वो उस डिवाइस का नाम देगा, जैसे उसने नोजल नाम दे दिया, उसने कंप्रेसर नाम दे दिया, उसने टरबाइन नाम दे दिया, तो वो ऐसे क्या देगा, उसका नाम देगा। और ये वाली चीजें जो क्या है, इनके अंदर क्या होता है, एक साइड से आपके पास मास इंटर करता है और एक साइड से मास एग्जिट करता है। समझ में आई बात, एक साइड से मास इंटर करता है और एग्जिट। और स्टडी का मतलब क्या हो रहा है कि जितना इंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है। अब जैसे आपके पास टरबाइन लगा हुआ है, ये क्या है, मान लो टरबाइन है, तो ये टरबाइन घुमाने के लिए हम इसके अंदर कोई मास थोड़ी अकुमुलेट करते हैं कि हमने आधा तो रख लिया और आधा बाहर भेज दिया, नहीं, हम जितनी स्टीम लिक्विड कुछ भी जो इसके अंदर डालते हैं वो इधर से क्या करते हैं, वापस निकाल लेते हैं सारी की सारी। ठीक है, तो वहां से हमको क्या पता लग जाएगा कि ये कौन सा फ्लो है, या फिर वो खुद ही लिख के दे देता है कि स्टडी फ्लो सिस्टम है हमारे पास। फिर आता है अनस्टडी। अनस्टडी के अंदर क्या होता है, ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर मास आएगा लेकिन उतना मास बाहर नहीं जाएगा।
इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो मास आएगा और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ मास अंदर आएगा, या फिर क्या हो सकता है मास आएगा लेकिन जितना आया उतना वापस बाहर नहीं जाएगा। यानी कि जहां पे आपको दो फ्लो रेट दी हुई हो, दो मास फ्लो रेट दिया हुआ हो, या फिर आपको ये बोला हो कि मास अंदर तो आ रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा है, तो वहां पे हमारा कौन सा सिस्टम हो जाएगा, अनस्टेडी ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला केस हमने पहले कर लिया, फिर ये वाला केस भी हमने पढ़ लिया। अब ये वाला केस पढ़ते हैं। तो ये वाला केस के लिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ो। ए रिजिड टैंक ऑफ वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब, हमको क्या दिया हुआ है, एक रिजिड टैंक, एक रिजिड टैंक दिया हुआ है, मतलब आपको कुछ ऐसा ऐसा दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब, इज बीइंग फिल्ड अप विद एयर फ्रॉम ए पाइपलाइन कनेक्टेड। अब इसको क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर क्या एक पाइपलाइन कनेक्ट है, और उससे इसको क्या कर रहे हैं, हम भर रहे हैं। ठीक है, ऐसी पाइपलाइन है जिससे हम भर रहे हैं थ्रू ए वाल्व, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है। इनिशियली द वाल्व इज क्लोज, पहले क्या था, ये वाल्व क्लोज था, एंड द टैंक इज अज्यूम टू बी कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, यानी कि ये पहले इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इसके अंदर पहले कुछ भी नहीं था। द एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द पाइपलाइन आर मेंटेन 600 केल्विन, यानी कि इसके अंदर पहले जो टेम्परेचर था वो 600 किलो पास्कल था, और फिर क्या था, 306 किलो पास्कल इनसाइड द पाइपलाइन। सॉरी, कहाँ लिख दिया, ये इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड है तो 600 किलो पास्कल कैसे प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 किलो पास्कल इसके अंदर प्रेशर है, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 306 के लिए। ओके है। द फिलिंग द टैंक बिंग बाई ओपनिंग द वाल्व, अब हमने क्या कर दिया, वाल्व ओपन कर दिया, एंड द प्रोसेस एंड्स व्हेन द टैंक प्रेशर इज इक्वल टू द पाइपलाइन प्रेशर। अब ये बोल रहा है कि ये हमारा टैंक तब तक भरेगा जब तक इसका प्रेशर भी क्या ना हो जाए, इसके प्रेशर के बराबर ना हो जाए, यानी कि 600 किलो पास्कल ना हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस हीट लॉस द सराउंडिंग इज 100 किलो जूल। अब जब ये भर रहा है तो हीट रिलीज हो रही है सराउंडिंग में, और वो कितनी हो रही है, 1000 किलो जूल। द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम्स हमको दिया हुआ है। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फिलिंग इज हमको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग अच्छा दिमाग लगाते हैं, और वो दिमाग क्या होता है कि ये 600 किलो पास्कल है, ये भी 600 किलो पास्कल है, दोनों भर रहा है, तो टेम्परेचर भी तो क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, क्योंकि इसी से लाके इसको भरा है। तो ऐसा गलत फहमी नहीं पालना है। ठीक है, तो ये पहला तो क्या हो गया, ये गलतफहमी नहीं पालना है। दूसरा क्या हो गया, ये कौन सा सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं दी हुई है, बाहर से इसके अंदर क्या आ रहा है, मास आ रहा है, मतलब ये ओपन सिस्टम हो गया। ओपन में स्टडी बोलेंगे या अनस्टडी बोलेंगे, इसको अनस्टडी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ मास आ रहा है, मास कहीं पे जा नहीं रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये भर जाएगा, ये एक टाइम के बाद क्या होगा, ये भर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखो, जब भी हम एन स्टडी की बात करते हैं, हम दो इक्वेशन में डील करते हैं। पहला हम करते हैं डीएम अपॉन dt, यानी कि चेंज ऑफ मास किसके साथ, टाइम के साथ, और वो क्या लिखते हैं, m डॉट आई माइनस एम डॉट ई लिखो या एम ई लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आई क्या है, इनलेट है, ई क्या है, एग्जिट है। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, डो यू अपॉन डो टी, और इक्वल में हम क्या लिखते हैं, डो यू अपॉन डो टी, और इक्वल में हम लिखते हैं मास का u1 माइनस। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, u1 माइनस u2 लिखते हैं, या फिर आप ये लिख लो कि टोटल एनर्जी। ठीक है, ऐसी टर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वो है एच आई एम आई प्लस v1 स्क्वायर, इसको एम आई को बाहर निकाल लो, एक सेकेंड अच्छे से बताता हूँ।
ये क्या हो जाएगा m डॉट आई एच आई प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2000, वही लिख लो 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000 प्लस माइनस क्यू, और यहाँ पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी माइनस में, जो उधर होती हैं एसएफई में वो इधर क्या हो जाएंगी, सारी चीजें माइनस में हो जाएंगी, और वो क्या हो जाएगा एच एग्जिट के लिए एच ई, यहाँ पे एम ई लिखो एम एग्जिट, और एच ई प्लस वी ई स्क्वायर अपॉन 2000, और आगे आप इसको लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा ये, जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो आपको सी बात आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dm अपॉन dt, तो ये क्या होता है m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m डॉट नहीं mi माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पे जब लिखोगे तो यहाँ पे m1 क्या होता है इनिशियल मास, m2 क्या होता है फाइनल मास, ये गलती हो रही है, m2 माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पे m2 क्या है फाइनल मास, इसमें अंदर कितना है। ठीक है, m1 क्या है इनिशियल मास कितना है, और mi इनलेट पे me एग्जिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा m1 जीरो है, क्योंकि पहले इसके अंदर मास कितना था जीरो था। me कितना है, me इसके अंदर जीरो है, क्योंकि कुछ भी मास एग्जिट नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा m2 डॉट mi। एक रिलेशन हमारे पास आ गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इसके अंदर हमको क्या बोला है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब ये वाली टर्म्स जीरो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और वो क्या लिख रहा हूँ U2 माइनस U1 इज इक्वल टू एच आई एम आई प्लस क्यू माइनस एच ई एम ई माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे U को, U क्या है कैपिटल U होता है, M2U2 माइनस M1U1 एच आई एम आई प्लस क्यू माइनस एच ई एम ई माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू तो क्या है यहाँ पे जीरो है, एम ई एग्जिट जीरो है तो ये भी जीरो है, एम वन भी जीरो है तो ये भी जीरो है, तो यहाँ से क्या बचेगा M2U2 इज इक्वल टू एच आई एम आई प्लस क्यू, यही बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे M2, U2 को क्या लिखते हो CvT2, क्योंकि U2 है। HI को क्या लिखते हैं MCP, CP यार माइनस 1000, और यहाँ पे Mi और M2 क्या सेम है, तो यहाँ पे M2 आ जाएगा। ठीक है, अब M2 हमको निकालना है, तो M2 हमको क्या है पता नहीं है, M2 हमको क्या नहीं है पता नहीं है, तो हमको तो पूछा क्या है T पूछा है, T पूछा है तो M2 को किसी न किसी टाइप से T की टर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T की वैल्यू आ जाएगी, तो वो कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं M2 को हम लिख सकते हैं P2V अपॉन RT2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो P2V अपॉन RT2 CVT2 इज इक्वल टू P2V RT2 CPTI माइनस 1000। ठीक है, और हमको क्या पूछा गया है T2 का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, T2 का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ से तो ये वाला T2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा P2 कितना है 600, क्योंकि एंड में इसका प्रेशर कितना है 600 है। V कितना है 8 है वॉल्यूम इसका, R हमको दिया हुआ है 0.287,
CV कितना दिया हुआ है 0.718, ये ऊपर दिया हुआ है आपको। P2 कितना है 600 है, अभी देखा है। V भी हमने पता है 8 है, R 0.287 है, T2 ही तो फाइंड करना है। CP हमको कितना दिया हुआ है 1.005। TI कितना था इनिशियल टेम्परेचर, वो था 306, और माइनस में कितना आ जाएगा 1000। तो ये वाली कैलकुलेशन कर लो अगर आप में हिम्मत है तो, और हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, तो 600 इंटू 8 इंटू 0.718 डिवाइड बाई 0.287, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना बड़ा बड़ा ये कैलकुलेशन, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है। डिवाइड बाई, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा क्या, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1200 8.362 प्लस 1000, ये हो जाएगा 13008.36, और ये हो जाएगा 358.88 डिवाइड बाई 13008.36, तो ये आ जाएगा 395.388। आई बात समझ में? इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आने में जो मजा आता है वो क्या है, अलग ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका टेम्परेचर 395.38 है। तो देखो 306 से कितना ज्यादा आया है, तो ये ज्ञानबाजी मत लगा देना कि 600 किलो पास प्रेशर इसका है पाइपलाइन का, 600 किलो पास्कल इसके अंदर है, तो क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे तो क्या हो गया, 306 का 306 ही रह गया। कुछ लोग लगा देते हैं कि मतलब एग्जाम वाले ने हमको उलझाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, उसने प्रॉपर आपसे पूरा मेथड पूछा है स्टडी फ्लो का। तो यहाँ पे क्या होता है M2, आप ये सब लफड़े में पढ़ो ही नहीं, आप दो चीजें याद रखो। पहला क्या, M2 माइनस M1 इज इक्वल टू MI माइनस ME, एक ये इक्वेशन याद रखो। एक क्या याद रखो, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू आपका SFE, ऐसे ही लिख देता हूं मैं SFE। ठीक है, एसएफई भी कैसे, उसके अंदर दो टर्म, एक एक पूरा पोर्शन इधर होता है, एक पूरा पोर्शन इधर होता है, तो इस पोर्शन को इधर लेके आओ और उसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, सिंपल याद रहेगा। वैसे अगर लफड़े में पढ़ोगे इधर उधर घोच पोच कुछ न कुछ होगा, अच्छा बड़ा सा डेरिवेशन ये वो, उसमें लफड़े में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहला, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे M2 माइनस M1 लगा दो, और दूसरा क्या लगा दो, U2 माइनस। इसको भी और सिंपल करने के लिए M2 U2 लिख दो माइनस M1 U1 लिख दो, इज इक्वल टू आगे कुछ मतलब जो भी आपका है H1 प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000। ठीक है, M डॉट I प्लस माइनस Q इज इक्वल टू माइनस करके जो भी आगे वाली वो पूरी टर्म होती है 2 के टर्म में वो लिख दो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देखो। ए रिजिड इंसुलेटेड टेंट इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, यहाँ पे क्या लिखा है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मीनिंग ही क्या होता है कि क्यू क्या है, जीरो है, कोई क्यू का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इट इज कनेक्टेड थ्रू ए वाल्व, ये भी वाल्व से कनेक्टेड है। सप्लाई लाइन द कैरीज एयर एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर 250 एंड 400, ये वाल है, ये कनेक्ट है, और P है 250, T है 400 Kelvin. Now the valve is open and air is allowed to flow the tank until the pressure inside the reaches, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 250 पहुंच रहा है। सेम क्वेश्चन आया है, देखो। Which point of the valve is closed? Assume that the air behaves perfect gas and constant properties. Final temperature of the air inside the tank. हमको फाइनल प्रेस यहाँ पे क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है। सेम चीजें हैं,
बस वहां पे Q दिया हुआ था, यहाँ पे Q नहीं है। ठीक है, वहां पे Q दिया हुआ था, यहाँ पे Q नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, करो। पहले मैंने क्या बताया था, M2 माइनस M1। अब मैं सीधा बता रहा हूँ, देखो ना कितना जल्दी होगा। M2 माइनस M1 Mi माइनस M एग्जिट। तो M1 पहले क्या था, इसके अंदर कुछ नहीं था, खाली था, इवेपोरेटेड लिखा हुआ है। और एग्जिट कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, तो जीरो है। तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mi हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या लिखते थे, M2U2 माइनस M1U1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो वो सब जीरो, HI प्लस माइनस Q माइनस HE प्लस माइनस W। तो यहाँ कोई W नहीं हो रहा है, जीरो। इवैक्यूएटेड सॉरी इंसुलेटेड है तो जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 क्या है, जीरो, तो ये भी जीरो। तो M2U2 इज इक्वल टू HIMI माइनस HEME। M एग्जिट जीरो, तो ये भी जीरो। देखो कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो M2U2 इज इक्वल टू HIMI। तो MI ये दोनों भी बराबर, तो U2 इज इक्वल टू HI। तो ये क्या होता है, CVT2 इज इक्वल टू CPTI। ठीक है, CVT2 CPTI। तो ये क्या बन गया, T2 इज इक्वल टू CP बाई CVTI। और ये क्या बन गया, CP बाई CV को क्या लिखते हैं, गामा लिखते हैं, तो ये क्या बन गया, गामा TI। ठीक है, और तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, गामा TI। और गामा कितना है, गामा यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा, 1.4। 1.4 और TI कितना है, 400। तो ये हो जाएगा 400। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 इंटू 1.4, और वो आ जाएगा 560। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 560। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 560 केल्विन। ओके है, आई बात समझ में। क्लियर है कि नहीं। देखो कितना आसानी से हुआ, सब जीरो सब जीरो, वो कुछ करवाएगा ही नहीं आपसे। कैलकुलेशन भी देखो उसने कुछ नहीं करवाई है। उसने देखो Q जीरो दे दिया, W जीरो दे दिया, ME हमको पता है एग्जिट पे कुछ नहीं है तो ये भी जीरो हो गया था। और M1 कितना पहले कुछ नहीं था तो ये भी जीरो। बस सिंपल एक टर्म आई, U2 इज इक्वल टू HI। तो U2 इज इक्वल टू HI, तो T2 बराबर गामा TI। तो T2 क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखना एक चीज और दिखाऊं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, प्रेशर सेम हो रहा था। तो यहाँ पे गामा कितना था, 1.4 था इंटू 306। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे भी इसको इंसुलेटेड होता, ये भी अगर इंसुलेटेड होता है यानी कि Q जीरो होता, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा सकते थे, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट क्या होता, आपका T2 इज इक्वल टू क्या होता, गामा TI। यानी कि आपका टेम्परेचर कितना आता, गामा 1.4 इंटू TI 306 करते, तो आपका यहाँ पे भी टेम्परेचर आ जाता। तो एक चीज आप छोटी सी अलग से भी याद रख सकते हो, इसको इतना बड़ा ना याद करने की, कि अगर आपके पास कोई टैंक दिया हुआ है, उसमें Q जीरो है, W भी जीरो हो रहा है, और पाइपलाइन से कनेक्टेड है, और उसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम हो रहा है, और आपको टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर सीधा कितना हो जाएगा, गामा TI। ठीक है, आपका सीधा का सीधा इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, इसके टेम्परेचर का गामा टाइम्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इससे बहुत कम क्वेश्चन आए, एक या दो ही क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन मैंने दोनों करा दिए हैं। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हमने लगभग 38-40 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे अगला लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर इनमें से आपको किसी में भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में, जो सारे अभी तक के लेक्चर हुए हैं उनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि ये वाली चीज कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ से आई, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप
टेलीग्राम चैनल पे या फिर कहीं भी जहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँ वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई डाउट होगा तो आपसे पर्सनल बात भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।